अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग रिव्यू और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सलाउद्दीन। किसी भी ब्रांड या प्रोडक्ट के कामयाब होने में जहां दीगर अवामिल के काम होता है, वहीं सेल्स टीम का एक बहुत बड़ा काम होता है। लेकिन जब हम इंजीनियरिंग के प्रोडक्ट्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं, तो वो सेल्स की टीम कितनी अहमियत इख्तियार कर जाती है, उसको क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है सोसाइटी मार्केट के अंदर। इन सारी चीज़ों के ऊपर बातचीत करने के लिए आज हम IMS इलेक्ट्रिक के दफ्तर में आए हैं और शहरियार खालिद साहब हमारे साथ हैं। शहरियार साहब IMS इलेक्ट्रिक के अंदर मैनेजर सेल्स हैं, तो इनसे बात करेंगे। सर, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच। शहरियार, मैं आपका लिंक्डइन प्रोफाइल देख रहा था, तो इंजीनियरिंग करने के बाद आप फ़ौरन ही सेल्स की लाइन के अंदर आ गए। ऐसा ही तो ऐसा क्या हुआ, क्यों सेल्स की लाइन के अंदर आए? दीगर शोबे भी होते हैं इंजीनियरिंग के अंदर, और क्या अब इस सेल्स के काम को एंजॉय करते हैं या कहते हैं कि यार कहाँ फंस गए, चलो अब फंस गए हैं तो कर ही लेते हैं? तो क्या 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 जर्नी क्या है आपकी? देखिए, मैंने जब इंजीनियरिंग की तो पाकिस्तान में ज़ाहिर है R&D का तो कोई हमारे यहाँ तसव्वुर नहीं है। तो इंजीनियरिंग में कुछ साइट्स थी जहाँ पे आप जा सकते हैं, और जैसे क्वालिटी की साइड हो जाती है, इंजीनियर्स प्रोजेक्ट्स की तरफ जाते हैं, प्रोजेक्ट इंजीनियर्स बन जाते हैं, टेस्टिंग कमिश्निंग का काम करने लगते हैं अक्सर व बेशतर, और फिर इसी तरह सेल्स भी हो जाती है। तो मुझे हमेशा से शौक़ ये था कि मैं बजाते खुद अगर मैं अपनी बात करूँ एज ए सेल्स पर्सन, जब मैं इंजीनियरिंग करके बाहर निकला तो आई वॉज नेवर इंटरेस्टेड इन अ जॉब जिसमें मैं सिर्फ डेस्क पे बैठा रहूँ। तो मैं सुबह को आऊँ और आके वही एक कप चाय पीऊँ, अपना रूटीन का काम करूँ, फिर दोपहर का खाना खाऊँ, फिर वही रूटीन का काम करूँ, फिर शाम की चाय पी के और घर वापस। तो वो काम कभी मुझे मुझे चैलेंजिंग फील ही नहीं हुआ था। और यही रीज़न थी कि मैंने इस तरफ खुदा का करना ऐसा हुआ कि मैं इस साइड पर आ गया। और जब मैं सेल्स में आया तो मैंने देखा कि एवरी डे वॉज ए न्यू चैलेंज। तो मुझे हर रोज़ कोई नई चीज़ सीखने को मिल रही थी, कोई नई जगह देखने को मिल रही थी। टेक्निकल साइड पे देखा जाए तो नया सिस्टम देखने को मिल रहा था, और नए लोगों से मिलने की पूरी पूरी कोशिश थी मेरी। तो वो चीज़ मुझे इतनी पसंद आई, और वही चीज़ जो है वो एक मोटिवेशन बनती चली गई कि मैं इस चीज़ में आगे बढ़ गया। सही। अच्छा, IMS इलेक्ट्रिक में आपके पास क्या जिम्मेदारियां हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स आपकी सेल्स की प्रायोरिटी होती है आपके पास यहाँ पे? देखें, आईएमएस का क्योंकि माशाल्लाह जो ग्रुप था वो इटसेल्फ काफ़ी बड़ा ग्रुप था, और हमारे पास पावर जनरेशन से रिलेटेड टर्बाइंस भी थी और इंजन्स भी थे। उसके अलावा हमारे पास हम बीएमएस में भी पार्टनर्स हैं एक बड़ी फ्रेंच कंपनी के। तो अभी जो हमारे पास पोर्टफोलियो ऐड ऑन हुआ है वो स्नाइडर इलेक्ट्रिक पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड जो एंटिटी थी उसको हमने उसको एक्वायर किया है। तो उसकी वजह से जो मीडियम वोल्टेज स्विच गियर्स हम यहाँ बनाया करते थे, लो वोल्टेज स्विच गियर्स हम बनाया करते थे, वो हम देते हैं, चाहे वो नॉन टाइप टेस्टेड हों चाहे वो टाइप टेस्टेड हों। तो ये नई प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो ऐड ऑन हुआ है। फिर हमने दो चार चीज़ें और इस तरीके से अपनी जो हमारी इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज़ थी बीएमएस साइड की, उनको हमने क्लब किया है अपने स्विच गियर के साथ, और एक नया सोल्यूशन भी जनरेट करने की कोशिश की मार्केट के लिए। तो मुख्तलिफ एग्जीबिशन आ रही होती हैं, हम आपके प्रोडक्ट स्टॉल्स देखते हैं, बड़े बड़े स्टॉल होते हैं। और तो क्या अभी रिसेंट कोई एग्जीबिशन में जा रहे हैं? सुना है एस्ट्रे के अंदर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसमें क्या खास चीज़ें आपको एग्जिबिट करने का प्रोग्राम बना रहे हैं? देखिए, पर्टिकुलरली जब हम HVAC की बात करते हैं, या हम क्योंकि ये ताल्लुक़ है हीटिंग वेंटिलेशन का, तो जो भी आपकी एयर थ्रो जनरेट हो रही है उस एयर थ्रो को जनरेट करने के लिए पीछे ज़रूर डेफिनेटली पंप्स और मोटर्स और वॉल्व्स लगे हुए हैं। किसी भी किस्म के ऐसे मैकेनिकल आइटम्स को या पाइपिंग की जो डिटेल होती है उसके अंदर पीछे जो बिजली का सिस्टम जनरेट हो रहा होता है वो जनरली मोटर कंट्रोल सेंटर्स उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं, उसको पावर सप्लाई कर रहे होते हैं डिफरेंट तरीके से, ताकि डिफरेंट किस्म की मोटर्स अपने स्टार्टिंग के तरीके को अपना के और बेहतर रिजल्ट बेहतर एफिशिएंसी के साथ दे सकें। उसका सोल्यूशन जो है मोटर कंट्रोल सेंटर का, वो कंप्लीट सोल्यूशन हम देते हैं। हमने एक 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 पॉजिटिव बात ये की है कि जो सिस्टम हमने डेवलप किया है रिसेंटली उसमें हमने अपने बीएमएस को इंटीग्रेट कर दिया है अपने मोटर कंट्रोल सेंटर के पैनल के साथ। तो मेरा एक पैनल जो है उसी के अंदर बेसिकली सीसीटीवी सिस्टम, फायर फाइटिंग सिस्टम, एक्सेस कंट्रोल्स और बीएमएस सिस्टम, ये सारे के सारे इंटीग्रेट होकर आए हुए हैं।
और आपका पूरा HVAC सिस्टम जो है वो भी उसी का पार्ट है। तो विद इन ए पैनल एक बहुत अच्छी बेहतरीन सी टच डिस्प्ले स्क्रीन होती है, एक बेहतरीन प्लेजेंट किस्म के ग्राफिक यूज़र इंटरफेस है जिसके ऊपर बेस करके आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। तो वो एक नई चीज़ है जो हम लेकर आ रहे हैं, जो उधर प्रेजेंट भी करेंगे। अच्छा, वापस सेल्स की तरफ आते हैं। एक जो कंज्यूमर गुड्स होती हैं उसमें तो एक ही सेलर होता है, एक बायर होता है। सही। अब जो इंजीनियरिंग की गुड्स होती हैं या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होती हैं उसमें मल्टीपल जो है वो डिपार्टमेंट्स के साथ आप लोगों को डील करना पड़ता होगा। ओनर ऑफ द इंडस्ट्री या प्रोजेक्ट, फिर उसकी टेक्निकल साइड, फिर फाइनेंस साइड, फिर कंसल्टेंट्स और हो सकता है फिर कॉन्ट्रैक्टर। सही। तो कैसे इस सारी चीज़ को मैनेज कर रहे होते हैं, और कौन सा आप समझते हैं कि यार ये डिपार्टमेंट अगर कन्विंस हो जाए ना तो फिर सेल्स हो जाएगी हमारी, किधर ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं? देखें, ये क्योंकि कॉरपोरेट लेवल की टेक्निकल सेल्स है ना, तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वही शख्स होता है जिसको उस प्रोडक्ट को जो वो ख़रीद रहा है ऑपरेट करना है, मेंटेन करना है, और जो कस्टोडियन है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। तो जब हम इधर बिजली के इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो वो लोग जो इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन को ओन कर रहे होते हैं, उसको मेंटेन कर रहे होते हैं, उसके कस्टोडियंस होते हैं, और जिन्होंने उसको अपनी पावर डिस्ट्रीब्यूशन को 100% मेंटेन करना होता है अपने सिस्टम में, अपनी इंडस्ट्री में, वो लोग हमारे मेन लोग होते हैं जिनसे हम बात करते हैं। अलावा उसके, जिस तरह आपने कहा, फाइनेंस से भी बातचीत होती है, ज़ाहिर कमर्शियल टर्म्स इन्वॉल्व होती हैं सेल्स के अंदर, तो फाइनेंस के साथ भी बातचीत होती है। बहुत जगहों पे हमारे पास जो प्रोजेक्ट्स को फाइनलाइज किया जा रहा होता है, ख़ास तौर पे कमर्शियल टर्म्स की बेसिस पे, वहाँ पे हमें ओनर्स ऑफ द इंडस्ट्री के साथ भी बैठना पड़ता है, कभी कभार डायरेक्टर्स ऑफ द इंडस्ट्रीज के साथ भी बैठना पड़ता है। तो उनके साथ डिफरेंट लेवल की बातचीत होती है, हमें हर हर डिफरेंट लेवल के आदमी के साथ उसके डिपार्टमेंट के मुताबिक बात करनी पड़ती है। फाइनेंस के लोगों से फाइनेंस बेस्ड बातें हो रही होती हैं, जो कमर्शियल के लोग होते हैं कॉन्ट्रैक्ट से उनसे कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड बातें होती हैं। तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड सा हमारा अपना भी सिस्टम एक बन जाता है कि हमें हर इंडस्ट्री के हर आदमी से कोई ना कोई बात ज़रूर करनी पड़ती है। लेकिन जो मेन लोग होते हैं हमारे, वो वही लोग होते हैं जिन्होंने उस प्रोडक्ट को समझना है। ज़ाहिर है, एक ओनर ऑफ द इंडस्ट्री जो बिज़नेस चला रहा है, वो या फाइनेंस वाले, या सप्लाई चेन वाले, या प्रोक्योरमेंट वाले, या इसी तरीके से जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, हेल्थ सेफ्टी वाले, उनको उस प्रोडक्ट की टेक्निकलिटी का नहीं पता। तो वो लोग जो समझते हैं हमारे टारगेट्स मेजरली वही होते हैं, और उन्हीं के साथ ही बातचीत होती अगर है। वो कन्विंस हो जाए तो काम आसान हो जाता है। काफ़ी हद तक आसान हो जाता है। पैनल मैन्युफैक्चरर्स की बात करें, पैनल बिल्डर्स की बात करें तो बेतहाशा लोग मौजूद हैं और बहुत सारे क्वालिटी का काम भी कर रहे हैं। जब मार्केट इतनी ज़्यादा होती है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, तो बड़ी कंपनियों को खसूसन एक बड़ा चैलेंज होता है क्योंकि उनकी प्राइस भी उनके ओवरहेड ज़्यादा होते हैं, प्राइस बढ़ जाती है। इस सारे चैलेंज को कैसे देखते हैं कि यार ये मार्केट में से बिजनेस भी लेना है और बेतहाशा कंपटीशन भी है? देखिए, सप्लायर्स हर इंडस्ट्री में आप चले जाएं तो जितने भी आपको सप्लायर्स मिलेंगे ना, उन सप्लायर्स में जिस तरह कस्टमर की अपनी क्लासिफिकेशंस होती हैं, उस तरह सप्लायर्स की भी क्लासिफिकेशंस होती हैं। कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि टीयर 1 प्रोडक्ट्स होती हैं, जिनको आप कहते हैं कि यार ये दिस इज़ ऑफ द हाईएस्ट स्टैंडर्ड, हाईएस्ट क्वालिटी, हाईएस्ट टेस्टिंग से गुजर के आई हैं। कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं जो टीयर 2 प्रोडक्ट्स होती हैं, उनका स्टैंडर्ड थोड़ा सा लेस होता है, उनकी क्वालिटी थोड़ी सी लेस होती है, उनकी जो सिस्टम जनरेट हुआ होता है वही थोड़ा सा लेस होता है। फिर उसी तरीके से टीयर 3 कैटेगरी भी आती है। अच्छा, स्विचगेयर इंडस्ट्री स्पेसिफिकली पाकिस्तान में ऐसी इंडस्ट्री है जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल दिखी है। देखिए, एक सिंपल सा एक सिस्टम है कि अगर कोई इंडस्ट्री ऐसी है या कोई ऐसा काम है कि जिसके अंदर प्रॉफिट लोगों को नज़र आ रहा है, जब भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो करने की कोशिश करेंगे। यही वजह है कि पाकिस्तान में पिछले 10 साल के अंदर आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों ने अपनी स्विचगेयर इंडस्ट्रियाँ खोलने की कोशिश की है, और उन्होंने खोला भी और वो चले भी हैं, और उन्होंने प्रॉफिट भी कमाया है। तो ये प्रॉफिटेबल काम तो है, इसमें कोई शक नहीं है। रह गई बात इस बात की कि डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट लेवल पे चीज़ों को टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, जिस तरह मैंने आपको बताया सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिल्कुल उसी तरीके से कस्टमर की क्लासिफिकेशंस भी होती हैं। तो जो कस्टमर की क्लासिफिकेशंस होती हैं उसमें वो कस्टमर्स भी होते हैं जो टीयर 1 प्रोडक्ट ही खरीदना पसंद करते हैं, वो कस्टमर्स भी होते हैं जो टीयर 2 पसंद करते हैं, वो कस्टमर्स भी होते हैं जो 1 और 2 के बीच में कहीं ना कहीं अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, फिर ऐसे कस्टमर्स भी होते हैं जो टीयर 3 खरीदने की कोशिश करते हैं। तो मार्केट इतनी डाइवर्सिफाइड है पाकिस्तान की कि तकरीबन हर किस्म के सप्लायर को कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाता है, और वो प्रॉफिट ले ही लेता है। सही।
अच्छा, लेकिन जब आम सोसाइटी की बात करते हैं तो हमारे यहाँ सस्ता की ज़्यादा डिमांड होती है। जी। तो आपके पास उस वक्त जब एक कंपटीशन हो रहा होता है और आप एक निगोशिएशन कर रहे होते हैं, तो क्या यूनिक सेल्स पॉइंट होता है, क्या यूएसपी है आईएमएस इलेक्ट्रिक की जो आप कहते हैं वहाँ पे? ये फैक्ट्री जिसको अब हम ओन करते हैं, दिस फैक्ट्री यूज टू एक्सपोर्ट स्विचगेयर फ्रॉम पाकिस्तान। सही। तो अभी आपके पास ओमान में, बहरीन में, यूएई में और कतर में बहुत सारी जगहों पे इवन ये कि यहाँ के उनके एयरपोर्ट्स तक में जो स्विचगेयर लगा हुआ है वो इसी फैक्ट्री का बना हुआ है। और पाकिस्तान में हम ये क्लेम करते हैं कि हमारे पास बेस्ट पेंट शॉप है स्विचगेयर्स के एतबार से, सही। जो कि ज़ाहिर एक्सपोर्ट क्वालिटी के मुताबिक ही टेस्टेड भी है। सही। और ये सब चीज़ें फिर हमारे साथ एक एडिशनल पॉइंट ये है क्योंकि हमारा सिस्टम हमने स्नाइडर इलेक्ट्रिक पाकिस्तान से ओन किया है, तो जितनी भी सप्लाई चेन की प्रोडक्ट्स थी हम अभी भी आज भी वही यूज़ कर रहे हैं। तो वही स्नाइडर का सिस्टम एज इट इज़ चल रहा है क्योंकि हम स्नाइडर के लाइसेंस पार्टनर हैं। और प्रॉब्ली पाकिस्तान में पिक्स जो है मीडियम वोल्टेज स्विच गियर जो स्नाइडर का है वो हमारे अलावा और कोई नहीं बना रहा। सही। सही। तो चाहे वो मीडियम वोल्टेज पैनल्स पिक्स हो या वो लो वोल्टेज पैनल्स ब्लॉक सेट हो, उसके अंदर जो हम कॉपर और स्टील भी यूज़ कर रहे होते हैं वो भी वही है जो स्नाइडर ऑडिटेड फर्म्स की है। सही। तो वो भी इंपोर्ट होती है और वो भी उसी क्वालिटी की होती है जो स्नाइडर की अपनी फैक्ट्रियाँ यूज़ कर रही होती हैं। तो हमारे पास पेंट शॉप, कॉपर, स्टील और फिर प्रोडक्ट इटसेल्फ टाइप टेस्टेड होती है। ये 5-6 यूएसपीज होती हैं जिनके ऊपर हम बात कर रहे होते हैं। सही। प्लस हमारी सर्विसेज भी बहुत अच्छी हैं। जो हमारी सर्विसेज पिछले कोई 20 साल से काम कर रही हैं, उनको प्रोडक्ट का बहुत अच्छी तरह पता होता है कि कहाँ पे कौन सी प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आ सकती है। 90% ऑफ द टाइम्स हम फ़ोन पे ही मसला हल कर देते हैं कस्टमर्स का। वहाँ जाना भी नहीं वहाँ जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। सही। जहाँ कुछ प्रोडक्ट में ऐसी चीज़ आ जाए कि हमें समझ में आ जाए कस्टमर से मुश्किल हो जाएगा, वहाँ पे हम खुद चले जाते हैं। सही। अच्छा, ये आपने श्नाइडर का भी जिक्र आ गया। इस वक्त जो मुल्क की हालात हैं और इम्पोर्ट के मसाइल हैं, तो उसमें जब आप का ये मसला नहीं है, सेल्स वाले का मसला नहीं है कि यार प्रोडक्ट आ ही नहीं रही, वो वहाँ पे फिर कैसे कंपनी को बिजनेस ला के देता है सेल्स ऑफिस, और अगले कस्टमर को भी कैसे सेटिस्फाई करता है कि नहीं यार आपकी प्रोडक्ट आ जाएगी, यहाँ पे इम्पोर्ट का मसला है या ये है, यहाँ पे कैसे इस चैलेंज को देखते हैं? असल में एक अच्छी बात ये है कि हमारे यहाँ जो हमारी कंट्री वाइड सिचुएशन है ना, वो चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो डिफरेंट मीडिया के तरीक़ेकार हों, हर किसी को पता ही है कि हालात क्या चल रहे हैं। तो जहाँ डिलीवरीज लेट फॉर एग्जांपल ड्यू टू एलसी ओपनिंग या कोई भी हमारे जो स्टेट बैंक के इश्यूज़ हैं या हमारी इकोनॉमी के इश्यूज़ हैं, उसकी वजह से अगर डिलीवरीज कहीं पे लेट होती हैं तो वो सिर्फ प्रॉब्लम फॉर एग्जांपल एक कंपनी का नहीं होता, वो ओवरऑल मार्केट का इशू होता है। तो ऐसे भी हमने लोगों को देखा है जो कमिट कर गए बेचारे डिलीवरीज और फिर उन कमिटमेंट्स को पूरा नहीं कर पाए। हमारी कोशिश ये होती है एज आईएमएस इलेक्ट्रिक, हमारी ट्रेनिंग ही ऐसी रही है कि हम हमेशा कमिटमेंट वो करते हैं जो हम कर सकते हैं। तो अगर हमने काम लेना हो तो भी हम कस्टमर से ये नहीं कहेंगे कि हम इतने टाइम में आपको सामान दे देंगे कि हमें काम मिल जाए। हम उसको प्रोजेक्ट है तो हम जी 1.5 महीने में आपको, हम ये बात नहीं कहेंगे, हम उनको बताते हैं कि 3 महीने ही लेंगे हम, क्योंकि हम अपनी कमिटमेंट ख़राब ना करना चाहते हैं ना कर सकते हैं। वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा ब्लैक पॉइंट हो जाएगा जिसको हम नहीं टच करना चाहते। अच्छा, सेल्स के साथ एक शोबा जो उसके साथ जुड़ा होता है आफ्टर सेल्स का, जी। उस पर आपने कुछ बात भी की, क्या ऑफर्स करते हैं, क्या कितना आफ्टर सेल्स आपका एक्टिव है कि जो क्लाइंट्स को कोई मुश्किल ना आए, कोई परेशानी ना आए? देखिए हम क्योंकि इस कंपनी की अब जो हम आईएमएस हमने ओन किया है, पहले स्नाइडर इलेक्ट्रिक पाकिस्तान थी, उससे पहले ये अरीवा टी&डी थी, उससे पहले ये एल्स्टॉम थी, फिर एईजी थी। तो एक 50 साल हमारा रेफरेंस पॉइंट है जो कि चलता आ रहा है। अच्छा, एईजी, एल्स्टॉम और अरीवा के दौर में हम यहाँ पे ग्रिड स्टेशंस का काम भी करते थे। टीम्स हमारी आज भी आप मिलेंगे तो आपको 80% टीम्स वही मिलेंगी जो उस ज़माने से काम कर रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ एम्प्लॉय रिटेंशन पे बहुत ज़्यादा जोर है। हमारे एम्प्लॉयज़ हमारे एसेट्स हैं, तो हम उनको रिटेन करते हैं। तो वो टीम्स ट्रेन होती चली जाती हैं नई प्रोडक्ट्स और नई टेस्टिंग के एतबार से, नए स्टैंडर्ड्स के एतबार से, और वही टीम्स अपने आप को मजीद ग्रो करती चली जाती हैं। उनके अंदर नए लोग मजीद ऐड हो जाते हैं, नीचे वाले रेस करते हैं अपने आप को, और नीचे से मजीद जो हायरार्की में लोअर डाउन दी ऑर्डर नए फ्रेश इंजीनियर ऐड हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि एक सिस्टम हमारा बना रहता है और वही नॉलेज पास ऑन होती रहती है उसी ट्रेनिंग के साथ साथ। तो वो पूरी एक्सपर्टीज जो हमारे पास अरीवा के ज़माने की थी,
जो ग्रिड स्टेशन और प्रोजेक्ट्स की थी, वही एक्सपर्टीज सारी स्नाइडर में आई। स्नाइडर का सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट था प्रोजेक्ट्स को लेके, इसलिए हम प्रोजेक्ट्स पे थोड़ा कम हाथ डालते थे, लेकिन टीम हमारी सारी वही इंटैक्ट थी और वही प्रोजेक्ट्स की टीम सर्विसेज में भी लगी हुई होती है। तो जो लोग पूरा प्रोजेक्ट गुजार सकते हैं एज सर्विसेज, उनके लिए छोटी प्रोडक्ट्स को सिर्फ और सिर्फ इंस्टॉल टेस्ट कमीशन करना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो वही सिस्टम पूरा का पूरा अब IMS ने ओन किया है और वही सिस्टम एज इट इज हम आगे लेके जा रहे हैं। इस वक्त हमारे सर्विसेज के जो काम है माशाल्लाह से, अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए तो हम सर्विसेज में कहीं ज़्यादा प्रॉफिट ले पा रहे हैं। अच्छा सर, इसको अब बातचीत आपसे बात अच्छी रही, इसको हम कंक्लूजन की तरफ लेके जाते हैं। सेल्स में अब आपका माशाल्लाह 12-15 साल का एक्सपीरियंस हो गया, क्या ज़बरदस्त सेल आपने की हो या आपने सोचा हो यार ये जो प्रोजेक्ट मैंने लिया था, कोई ऐसा तजर्बा हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे कि यार ये जो मैंने सेल की थी या ये जो काम हमने पकड़ा था ये बड़ा ज़बरदस्त था? देखिए, एक सेल्समैन के लिए ना, कॉर्पोरेट सेल्स खास तौर पे, सबसे ज़्यादा खुशी की बात ये होती है कि वो किसी भी किस्म की एक अपॉर्चुनिटी को फ्रॉम दी स्टार्ट देखता हुआ आया, जब उसकी इंसेप्शन शुरू हुई थी, जब उसका बजट किसी इंडस्ट्री में अप्रूव हो रहा था, और वहाँ से वो देखता हुआ इवेंचुअली सामान बेच गया वहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे कई प्रोजेक्ट्स आए हैं हमारी हमारी लाइफ में जो कि हमने देखे एज ए टीम देखे हमने। मैं इंडिविजुअल बात नहीं करूँगा, सेल्स तो बहरहाल एज ए टीम होती है। तो हमने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स देखे। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो आप लेके चल रहे होते हैं, आप टेक्निकलिटी की बुनियाद पे जीतते हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं कि जहाँ पे आप कस्टमर से इतनी अच्छी रिलेशनशिप बना जाते हैं कि अगर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो भी जाता है, जब भी वो कस्टमर आपको याद रखता है हमेशा हमेशा के लिए। तो मेरे लिए सबसे यादगार प्रोजेक्ट्स वही रहे हैं जो मैंने विन किए हैं एज ए सेल्स पर्सन, जिसमें कस्टमर ने हमेशा याद रखा हमें और अच्छे अल्फाजों में याद रखा। दोस्तियां बन गई आपकी, दोस्तियां, रिलेशनशिप जनरेट हो जाती हैं और वो हमेशा के लिए होती हैं। उनको पता होता है कि यार किसी भी, देखें, हर प्रोजेक्ट में हाइज और लोज आते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी के मामला भी आते हैं, कुछ ना कुछ नेगेटिव बात हो जाती है कहीं ना कहीं। उसको आपने किस तरीके से हैंडल किया और आपने किस तरीके से कस्टमर को रिलैक्स किया। कहीं पे कस्टमर बात को समझते हैं, कहीं पे आपको बात को समझना पड़ता है, बहरहाल एमिकेबली एक मसला हल हो जाता है। वो प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे रहते हैं, वो दिमाग में भी रहते हैं इंसान के कि हमेशा से हमने इस किस्म के प्रोजेक्ट्स डाले। तो डिफरेंट इंडस्ट्री सेक्टर्स में इस किस्म के प्रोजेक्ट्स रहे हैं। फार्मास्यूटिकल्स में हमने ऐसे काम बहुत किए हैं, टेक्सटाइल में बहुत ज़्यादा काम किया है, ज़ाहिर टेक्सटाइल एक हमारी बड़ी इंडस्ट्री है। ऑयल एंड गैस में बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, सीमेंट इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, हमने फर्टिलाइजर्स में बहुत सारे ऐसे काम किए। तो तकरीबन पाकिस्तान की जितनी भी शुगर इंडस्ट्री हो गई या कोई भी और इंडस्ट्री ऐसी जो हम देखें जिसके अंदर काम किया जा सकता है, हमने सब में ऐसे यादगार प्रोजेक्ट्स किए कि कस्टमर हमें आज भी जानते हैं और पहचानते हैं। थैंक यू वेरी मच शहरियार, थैंक यू वेरी मच सर, आपने टाइम दिया। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको हमारा ये इंटरव्यू पसंद आया होगा और आपकी कंपनी कैसे सेल्स करती है, कैसे आपकी सेल्स टीम काम करती है, उसके बारे में भी कमेंट्स करें और हमें बताएं। हम आपका भी इंटरव्यू करेंगे इस हवाले से और उम्मीद है कि हमारा ये सेगमेंट आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।